सुप्रभात छात्रों। हम वाणिज्यिक हिंदी जो है, वाणिज्यिक हिंदी की विशेषताएं जो है वो विशेषता देख रहे थे। वाणिज्यिक हिंदी यानी क्या, जैसे हम देखते हैं वाणिज्यिक हिंदी यानी औद्योगिक क्रांति के बाद उसकी व्यक्ति मात्र राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी उसकी महत्ता बढ़ गई है, वो बहुआयामी हो गई है। माल या वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक की संपूर्ण गतिविधियां वाणिज्य में आती है। यानी यहाँ जो है तो यह वाणिज्य ने क्या कि यानी व्यापार जो है वह वस्तु के उत्पादन से लेकर उसे बेचने तक की यानी उपभोक्ता यानी ग्राहक तक बेचने की जो प्रक्रिया है उसे वाणिज्य कहा जाता है। यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के कार्यालय, बीमा, बैंक आदि भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत पत्र व्यवहार तथा विज्ञापन उसकी उपप्रयुक्तियां है। कुल मिलाकर वाणिज्य व्यापारिक हिंदी का व्यवहार क्षेत्र अति व्यापक एवं विशाल हो चुका है। वाणिज्यिक हिंदी की विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे विभिन्न स्रोतों की हिंदी शब्दावली जो है तो अलग अलग कार्यालय, अलग अलग वाणिज्य के शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, न्यायालय की भाषा अलग होती है। जैसे कोर्ट कचहरी की भाषा हमारे बोलचाल की भाषा की तरह नहीं होती है। दर्जी की भाषा अलग होती है, नाई की भाषा अलग होती है, चमार की भाषा अलग होती है, लोहार की भाषा अलग होती है। और जैसे तकनीकी शब्द उसमें आ जाते हैं, क्योंकि बोलचाल के बोलते समय हम जैसे नए शब्द उसमें गढ़ जाते हैं तो यह विशेषता भाषा की मानी ही जाती है। तो नए शब्दों का उसमें आ जाना। विभिन्न स्रोतों की शब्दावली। वाणिज्य हिंदी में पारिभाषिक, अर्धपारिभाषिक तथा सामान्य शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द विभिन्न स्रोतों में आते हैं, जैसे परंपरागत, तत्सम, देशज, आगत, प्रयुक्ति के लिए निर्मित तथा अन्य प्रयुक्ति से आगत। जैसे हम देखते हैं कि शब्दों के प्रकार होते हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है। तो ऐसे ये तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी 4 प्रकार के शब्द उसमें सम्मिलित है। तत्सम यानी उसी के समान, यानी हमारी भाषा का उद्भव जो है संस्कृत से माना जाता है। यानी संस्कृत से प्राकृत यानी भाषा का विकास हम देखते हैं तो वैदिक संस्कृत, पाणिनि संस्कृत, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, मराठी, खानदेशी ऐसा उसका विकास है। तो ऐसे यानी तत्सम यानी क्या, उसी के समान यानी वही है, उसे तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत से कई शब्द जैसे के तैसे हम ग्रहण करते हैं, इसी कारण उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव यानी उसमें थोड़ा सा बदल हो जाता है, उसे तद्भव कहते हैं। देशी यानी अपने देश में जितनी भाषाएं हैं तो उस भाषा से यानी एक दूसरी भाषा से शब्द मिलते हैं, उसे देशी कहते हैं। और विदेशी यानी जैसे हम देखते हैं हिंदी हो, मराठी हो, कौन सी भी, उसमें अंग्रेजी शब्द है, उर्दू है, फारसी है, डच है, पुर्तगीज है। क्योंकि इन लोगों ने हिंदुस्तान पर काफी समय तक राज्य कर दिया है, इसी कारण उन लोगों ने यानी फारसी हो, डच हो, पुर्तगाल हो, अंग्रेज हो, उन्होंने अपने अनुसार यानी शासन प्रणाली बनाई। उनके दरबार की भाषा भी उनके अनुसार बन गई। अंग्रेजों ने अंग्रेजी बनाई, मुगलों ने फारसी बनाई। तो ऐसे जो है तो उसे क्या कहते हैं, हम विदेशी शब्द कहते हैं। और देशी अपने देश के अंतर्गत, जैसे हम देखते हैं कि हर एक राज्य अपने राज्य की अपनी अलग अलग मातृभाषा है। जैसे महाराष्ट्र की मराठी मातृभाषा है, कर्नाटक की कन्नड़ है, आंध्र की अलग है। तो यहाँ महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में दोनों भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। कन्नड़ पर मराठी का प्रभाव, मराठी पर कन्नड़ का प्रभाव। उधर यानी आंध्र में तमिल, तेलुगु भाषा का प्रभाव हिंदी बॉर्डर पर आ जाता है, यानी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आ जाता है। और वही आंध्र पर मराठी का प्रभाव दिखाई देता है। हमें उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे हम, तो
यानी मध्य प्रदेश लगता है, मध्य प्रदेश की मातृभाषा मराठी है, तो यहाँ की मराठी का प्रभाव वहाँ के लोगों पर और वहाँ के मध्य प्रदेश की भाषा का प्रभाव यानी सीमावर्ती इलाके में हमें दिखाई देती है। तो ऐसे जो सीमावर्ती इलाका जो है वहीं पे ये भाषा दिखाई देती है। ये देशी भाषा एक दूसरी भाषा यानी अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों की भाषा उसमें घुल मिल जाती है, उसे यानी देशी कहते हैं। तो ये शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। जैसे मूल्य, व्यय, धन, वित्त, वृद्धि, चक्रवृद्धि आदि मूल संस्कृत शब्द के हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रचलित है। यानी यह जो मूल्य हो, धन हो, व्यय हो, वित्त वृद्धि हो या चक्रवृद्धि हो, ये मूल संस्कृत के शब्द है। वे यानी जैसे हम देखते हैं भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द है और वे सारी भारतीय जो भाषाएं हैं उसमें यह शब्द प्रचलित है, यानी उसका प्रयोग यानी इस हिंदी भाषा हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, यानी सभी भारतीय भाषाओं में यह संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्य प्रयुक्ति संबंधी बैंक, विमा, यातायात तथा सरकारी कार्यालयों से है। विक्रय क्षेत्र के अंतर्गत जहां एक और सामान्य शब्दावली का प्रयोग होता है तो विज्ञापन के रूप में इसका संबंध जनसंचार माध्यम से आ जाता है। अतः उस क्षेत्र में संबंधित शब्दावली का प्रयोग होता है। तो यानी वाणिज्य के क्षेत्र में हम देखते हैं बैंक, विमा, यातायात ये शब्द जो है सभी जगह प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो इस तरह है, उपप्रयुक्तियों के रूप अनुरूप भाषिक संरचना, यानी भाषा मनुष्य ने निर्माण किया इसे कहते हैं। तो भाषा को जैसे मनुष्य को अच्छा लगे उसी तरह ही वो प्रयोग कर देते हैं। वाणिज्य व्यवसाय में वस्तु उत्पादन, यातायात, विक्रय एवं विज्ञापन से संबंधित भाषा रूपों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे वस्तुओं को बेचना है तो उसके लिए विज्ञापन करना है। उत्पादन करने वाले बहुत बड़े हैं, मंजूर है, लेकिन उसके ग्राहक सबसे सामान्य से सामान्य ग्राहक है, तो उनकी भाषा में यह विज्ञापन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण जैसे हम कौन से भी यानी कौन सा साबुन हो, चाय हो, वह यानी अंग्रेजी में भी उनका विज्ञापन है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, और जो हमारी 22 भाषाएं जो है, हिंदी की 22 बोलियां जो है, 18 बोलियां जो है, उसमें यानी सभी भाषाओं में यह यानी विज्ञापन हमें प्रसारित होता हुआ दिखाई देता है। पात्र वही होते हैं, पात्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनकी भाषा जो होती है वो बहुत ही अलग होती है। तो ऐसे यानी सामान्य ग्राहकों तक तो पहुंचाने के लिए ये जो उत्पादक है उन्हें विज्ञापन करना पड़ता है। इसमें भी कार्यालय प्रबंधन, पत्राचार तथा विज्ञापन की भाषिक संरचना एक दूसरे से पृथक होती है। उसकी भाषिक संरचना जो होती है वो अलग होती है। जैसे मान लीजिए एकाध विज्ञापन आप हिंदी में देख लीजिए और वही विज्ञापन आप मराठी में देख लीजिए, काफी अंतर भाषिक संरचना अलग होती है उसमें। जैसे हिंदी में ट, ठ, ड, ढ का कठोर वर्णों का काफी प्रयोग नहीं होता है, अगर होता है तो उसका पाव तोड़ दिया जाता है, उसे दबोच दिया जाता है। तो मराठी में सहजता से उसे बोलते हैं क्योंकि उसमें तो ट, ठ, ढ का वर्ण उपयोग किया ही जाता है, ळ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में ळ के लिए ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो है ये भाषिक संरचना अलग अलग हर एक की भाषा होती है, लेकिन विज्ञापन करने वाले पात्र उसी तरह उसका विज्ञापन कर देते हैं। जैसे हिंदी का एक विज्ञापन है टेलीविजन पर, हम देखते हैं कि वह संतूर साबुन का है, तो वही हम हिंदी में देखते हैं, वही मराठी में देख लीजिए, अटपटाटा लगता है क्योंकि हमें वह हिंदी में यानी सरल सीधी भाषा में सुनने की आदत लग चुकी है। लेकिन वह हिंदी में मराठी में हम सुनते हैं
तो अलग ही दिखाई देता है, सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि हमें वही सुनने की आदत लग चुकी है। तो ऐसे जो है विज्ञापन करते समय हर एक भाषा की अपनी रचना, भाषिक संरचना एक दूसरे से पृथक होती है, एक दूसरे से अलग होती है। प्रबंधन में कार्यालयी शैली का प्रयोग होता है, साथ ही वही खाता लेखन आदि की अपनी संरचना अलग होती है। प्रबंध में कार्यालयी शैली का प्रयोग होता है, साथ ही वही खाता लेखन आदि की अपनी अलग संरचना होती है। बैंक जो आजकल यानी हाथ से लिखने का कोई काम रह नहीं चुका है, आज यानी सारा कुछ काम कंप्यूटर पर चलता है। उसका एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। हर एक कंपनी का अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है, यानी सारी कंपनियों को एक जैसा नहीं होता है, हर एक का अपना अलग अलग होता है। बैंकों का अलग होता है, LIC का अलग होता है। तो आज हम जैसे किराना माल कोई चीज लेने के लिए चले गए तो भी उसका कंप्यूटराइज हो गया, कंप्यूटर का बिल हमें मिल जाता है। यानी हस्तलिखित कुछ बचा नहीं, उसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है कि हर एक चीज है उसका जो कोई मूल्य है वो उसमें लिखा हुआ होता है। आप कितना लेते हैं उसको स्कैन कर देते हैं तो उसका बिल तैयार हो जाता है। तो ऐसे यानी उसमें क्रांति हो रही है, तो लेकिन उसकी संरचना अलग अलग होती हुई हमें दिखाई देती है। पत्राचार की भी कई शैलियां होती है। विज्ञापन की भाषा आकर्षक होती है। विज्ञापन यानी पत्राचार जो हम देखते हैं उसकी शैलियां अलग होती है। जैसे पत्र के, इस साल तो इसमें नहीं है, पत्र के प्रकार पढ़ाए जाते थे, यानी आवेदन के लिए पत्र लिखना, शिकायत पत्र लिखना, छुट्टी के लिए पत्र लिखना, किसी उच्च स्तर के पदाधिकारी के लिए विनती पत्र लिखना या कोई सार्थ पत्र लिखना, तो ऐसे क्रयादेश के पत्र लिखना, ऐसे अलग अलग प्रकार, हर एक की भाषा अलग होती है। शिकायत पत्र होता है तो बहुत ही सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आवेदन पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र हो तो भी अलग भाषा होती है। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो भी अलग पत्र होता है। तो पत्राचार की भी भाषा या उसकी संरचना अलग अलग होती है। और विज्ञापन की भाषा आकर्षक होती है। विज्ञापन में संगीत का साथ लिया जाता है। मनुष्य को संगीत बहुत आकर्षित कर देता है। इसी कारण मनुष्य के जन्म से मनुष्य के अंत तक यह संगीत रहता है, और संगीतहीन मनुष्य नहीं होता है। यानी कौन सा भी संगीत हो, संगीत बजाने से नहीं, लेकिन जैसे हम पत्ते कहीं खेत खलिहान में हम चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, तो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, उनके पत्ते हिलते तो भी उससे एक संगीत की निर्मित होती है। सिर्फ कोई वाद्य या इससे हम संगीत सुनेंगे ऐसा नहीं है। तो पंछियों की चहचहाहट भी उसमें संगीत निर्माण करती है। जैसे चिड़िया जैसे चहचहाने लगती है तो एक अलग प्रकार से उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो ऐसे जो है यानी विज्ञापन की भाषा जो होती है वो बहुत ही आकर्षक होती है। तभी तो उपभोक्ता सुनेंगे। कोई उसमें गाली गलौज होगा, अधेड़-बुन भाषा होगी, तो यानी लोग उसे कैसे सुनेंगे, वो सुनने के लिए राजी नहीं होंगे। इसीलिए उसकी भाषा बहुत आकर्षक होती है। चाहे वो उसके लिए इतने जैसे उसका वर्णन कर देते हैं, उतनी विशेषता उस वस्तु में हो या न हो ये तो बात नहीं, लेकिन भाषा के माध्यम से ये उत्पादक यानी उपभोक्ता के गले में ऐसे मीठी बात बोलकर यानी उतार देते हैं। अगली जो विशेषता है जनसंचार माध्यमों की हिंदी। आजकल तो जनसंचार माध्यमों में क्रांति ही कर दी गई है। बहुत बड़े आकार के बिखरे लोगों तक संचार माध्यमों द्वारा संदेश एवं सूचना पहुंचाना। हिंदी भारत की संपर्क भाषा रही है, इसलिए जनसंचार माध्यमों के साथ उसका संबंध अटूट रहा है। हिंदी सहज और संप्रेषणशील है, इसी कारण जनता सहजता से समझ जाती है। जो हिंदी है वह यानी सहज है और संप्रेषणशील भाषा है, इसी कारण जनता उसे सहजता से समझती है।
समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग होता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर अधिकांश मौखिक या उच्चारित भाषा का उपयोग होता है। जैसे पत्राचार की या अखबार की जो भाषा होती है वह लिखित भाषा होती है, और आकाशवाणी या जैसे दूरदर्शन पर हम देखते हैं मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है आकाशवाणी पर, और दूरचित्रवाणी पर भी हम एक ही साथ उसे देख भी लेते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन रेडियो और सिर्फ हम यानी सुन सकते हैं, सुनते सुनते उसका हम अनुभव कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे जनसंचार माध्यमों के रूप में हिंदी आज व्यापार की भाषा के रूप में उभर चुकी है, सभी उसका प्रयोग करते हैं। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, और अगले लेक्चर में हम उसकी जो विशेषता, वाणिज्यिक हिंदी की जो विशेषता बची हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।